So from today we will start with the actual content of मतलब syllabus of gravitation. तो gravitation में सबसे पहला ही topic that you will study is Kepler's laws of motion. और remember Kepler's laws of motion are strictly applicable to planets. इसलिए इसको बोलते हैं Kepler's laws of planetary motion. So we will see in detail what are Kepler's laws of planetary motion. Planetary motion. एंड रिमेंबर एज आई सेड ये स्ट्रिक्टली सिर्फ प्लैनेट्स के लिए ही है. वाई? क्योंकि केपलर स्टडीड मोशन ऑफ प्लैनेट्स ओनली. बहुत 200 300 400 साल पुरानी बात है, मोर देन 300 ईयर्स ओल्ड. तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत बड़े टेलीस्कोप नहीं थे, शायद टेलीस्कोप थे नहीं. तो जो भी नेकेड आई से प्लैनेट्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल वीनस, फॉर एग्जांपल जुपिटर, फॉर एग्जांपल सैटर्न, फॉर एग्जांपल मार्स. तो व्हाट केपलर डिड वाज, केपलर ने इन सब का स्टडी किया इन डिटेल. इसका स्टडी करना मतलब ही एक्चुअली मेड मैप्स कि कौन से दिन पे, कौन से टाइम पे, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है. तो ही ट्रेस्ड द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स, और वो ट्रेसिंग से मतलब ग्राफ से उसने कुछ लॉज बनाए. सो दे आर थ्योरेटिकल ओनली विदाउट एनी प्रूफ. सिर्फ एक को हम डिराइव करेंगे क्योंकि बाद में हमारे पास रिक्वायर्ड मैथमेटिकल टूल्स थे, जैसे वेक्टर हमने सीखा है. So out of 3 laws, we will only derive one. Remember, Kepler's laws of planetary motion, they are very old, around 400 years back. तब कोई टेलीस्कोप नहीं था, तब हमको ज्यादा डिटेल पता नहीं था. हमको तो ये भी नहीं पता था कि टोटल कितने प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में. हमको मतलब मॉडर्न डे साइंस की बात कर रहा हूँ. मॉडर्न डे साइंस में प्लूटो आई थिंक वाज नॉट डिटेक्टेड बाय दैट टाइम. मॉडर्न डे साइंस आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये जो laws hai, they are purely based on observations. And well, by the way, we are in winters now, and you must know winters is the best time for observation. क्यों? क्योंकि क्लाउड्स नहीं होते. तो साल भर में सिर्फ 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के लिए आइडियल टाइम है, अगर आप अर्थ के सरफेस से, ग्राउंड लेवल से देख रहे हो तो. इसलिए तो जो ऑब्जर्वेटरीज होते हैं, दे आर बेसिकली बिल्ट ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अबव द लेवल ऑफ क्लाउड्स. जहाँ क्लाउड बनता है उसके ऊपर ही होता है वो. नहीं तो साल भर में सिर्फ हम लोग 3-4 महीने ऑब्जर्वेटरी चलाएंगे, वैसा तो होता नहीं है. तो एनीवेज, तो केपलर स्टडीड मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन and gave 3 laws of planetary motion. 3 laws of planetary motion. उसमें से सबसे पहला लॉ था केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं. तो फर्स्ट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट. इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑर्बिट का शेप डिस्क्राइब करता है. So it tells you that every planet revolves around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. तो किसी भी planet का orbit around sun, it is elliptical. और आपको पता होना चाहिए ellipse के 2 foci होते हैं. There are 2 focal points of ellipse. Why 2? बहुत simple reason. अगर सर्कल होता तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफरेंस तक कोई भी पॉइंट लो, टेक P point, take some point Q, take some point S, they will be at the same distance, exactly the same distance. तो OP equal to OQ equal to OS equal to radius of the circle. लेकिन ऐसा हम एलिप्स के केस में नहीं बोल सकते. एलिप्स के केस में you cannot say कि any point on the circumference मतलब पेरीमीटर. उस केस में सर्कमफरेंस तो सर्कल में बोलते हो ना, उस केस में क्या बोलते हो? पेरीमीटर या फिर पेरीफेरी. तो इन केस ऑफ ellipse, दिस इज ellipse. तो इन केस ऑफ ellipse यू कैनॉट से, आप बोल नहीं सकते कि कोई भी पॉइंट आप लो. फॉर एग्जांपल ये सेंटर है ellipse का, इमेजिन. एंड नाउ इफ आई टेक पॉइंट हियर, P पॉइंट, इसका डिस्टेंस कम है. मैं कोई और पॉइंट लेता हूं तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है. तो सेंटर ऑफ द ellipse से
सेंटर ऑफ द एलिप्स से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज फोकाई। और किसी भी एलिप्स के दो फोकल पॉइंट होते हैं, देयर आर टू फोकल पॉइंट्स। तो ये एक फोकल पॉइंट हो गया, एक फोकल पॉइंट यहाँ पे है। अब ये जो दो फोका है इसका सिग्निफिकेंस क्या है पता होना चाहिए। ये पता आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होना चाहिए। इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड एनीवेयर इन दिस चैप्टर। इट इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू फोकल पॉइंट्स। तो लेट अस से ये पहला फोकस है, इसको नाम देता हूँ एस। ये दूसरा फोकस, इसको बोल देता हूँ मैं एस डैश। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू फोकाई? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। लेट अस टेक अ पॉइंट। मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ P, सम पॉइंट P। इस P पॉइंट का मैं S से डिस्टेंस मेजर करता हूँ SP, और इसका S डैश से मेजर करता हूँ S डैश P, और इन दो डिस्टेंस को मैं ऐड कर देता हूँ SP प्लस S डैश P। लेट अस से इसकी वैल्यू आ गई X, सम वैल्यू X। नाउ लेट अस टेक वन मोर पॉइंट, एनी अदर पॉइंट। मान लो यहाँ पे Q पॉइंट है, तो इस Q पॉइंट का मैं S से डिस्टेंस मेजर करता हूँ और इसका S डैश से डिस्टेंस मेजर करता हूँ, और दोनों को वापस ऐड करता हूँ। तो इफ आई ऐड SQ एंड S डैश Q, आई अगेन गेट। तो फोकल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं सच दैट एनी पॉइंट ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब पेरीमीटर ऑफ एलिप्स, पहले फोकस से दूसरे फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस लो, ऐड करो, यू गेट सम वैल्यू। कोई और पॉइंट ले लो, P पॉइंट छोड़ दो, कोई और पॉइंट ले लो, Q पॉइंट ले लो, उसका भी पहले फोकस से दूसरे फोकस से। तो ये दो ही ऐसे पॉइंट है जहां पे सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तुम कोई भी और पॉइंट ले लेते, लेट अस से मैं यहाँ पे और एक पॉइंट लेता हूँ, इसके लिए वो ट्रू नहीं है। तो देयर आर ओनली टू पॉइंट्स फॉर विच the sum of distances is turning out to be the same, and these two points are known as foci, क्योंकि दो फोकस है तो इसको बोलते हैं फोकाई। तो ये सिर्फ आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है, इसमें इसको आपको कहीं पे भी यूज नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू नो दिस। तो अकॉर्डिंग टू, मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, आई विल आल्सो राइट डाउन, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, यू डू नॉट नीड दिस एनीवेयर, दिस इज जस्ट समथिंग एक्स्ट्रा। अब according to Kepler's first law of orbit, it tells you every planet revolves around the sun, revolves around the sun in an elliptical orbit, with with sun at one of the foci, with sun at one of the foci। तो लेट अस से यहाँ पे ये एक फोकस था S, ये एक फोकस था S डैश। तो सन दोनों में से एक फोकस पे है, तो लेट अस से वो S पे है। तो सन इज सिटिंग एट वन ऑफ द फोकाई, तो सन इज एट S पॉइंट, और प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन। तो ऐसा प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, तो प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट। अब क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है, ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, ऑर्बिट सर्कुलर अगर होता तो उस केस में सर्कल का हर एक पॉइंट सेंटर से क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो नियरेस्ट है, इसको बोलते हो पेरीहेलियन। एक ऐसा पॉइंट है जो फारदेस्ट है, इसको बोलते हो एपहेलियन। क्या बोलते हो उसको, एपहेलियन। द नियरेस्ट पॉइंट of the planet along its orbit to the sun is known as perihelion, and the farthest point is known as aphelion। फिर बाय द वे वापस मैं इस पे आऊंगा, लेकिन अभी इसकी बात हो ही रही है, तो समथिंग इंटरेस्टिंग दैट वी शुड नो, यू शुड नो कि अर्थ पे सीजन होते हैं ना, पता है? अभी कौन से सीजन में हो आप? हाँ, विंटर्स। तो एग्जैक्टली दिस इज बिकॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सीजन्स ऑन अर्थ, दे आर बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। Number one, the orbit is
इलिप्टिकल। एंड नंबर 2, अर्थ का ऑर्बिट क्या है, टिल्टेड है। बाय हाउ मेनी डिग्रीज? व्हाट इज द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑर्बिट? नहीं पता तो चेक करना, व्हाट इज द टिल्ट ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज? हाँ नहीं, हाँ 12 डिग्री। चेक करो व्हाट इज द टिल्ट ऑफ, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू विल नो दिस। चलो कोई बात नहीं, इफ यू डोंट नो दिस so you must know this now। कितना? 23.5। ओके, वेरी गुड। टिल्ट ऑफ अर्थ ऑर्बिट, तो एग्जाम में आखिर में लिख के आना, थैंक्स गूगल फॉर गिविंग अस इंफॉर्मेशन। तो अर्थ का एक्सिस का टिल्ट अभी इन्होंने दिया नहीं क्योंकि दिस इज नॉट गूगल ऑफ कोर्स, तो कहीं तो लिखा होगा यहाँ पे। तो एनीवेज विकिपीडिया तो होता ही है सब कुछ। एक्सियल टिल्ट कहीं तो लिखा होगा। इट इज बिट, हाँ 22। तो आप देख, नहीं 22.1 नहीं है वो, 23.5 एवरेज लेते हैं। 22.1 से लेके 24.5 तक आता है, एवरेज लेते हैं 23.5। तो चलो ठीक है। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड इज दैट ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्रीज। अब इससे और इंटरेस्टिंग चीजें होती है। नंबर 1, यू शुड नो दिस नाउ, अर्थ का ऑर्बिट क्या है, टिल्टेड है। बाय हाउ मेनी डिग्रीज? 23.5। तो अर्थ जब अपने ऑर्बिट में होगा, और जब अपने ऑर्बिट में होगा तो क्या होगा? रिमेंबर दिस लाइन इज इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर? नदर्न हेमिस्फीयर। नीचे कौन सा हेमिस्फीयर? सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब अर्थ यहाँ पे है, फारदेस्ट पॉइंट पे है, फारदेस्ट एपहेलियन पे है, तो एपहेलियन पे जब अर्थ है तो उसका सदर्न हेमिस्फीयर इज डायरेक्टली फेसिंग सन। तो यू सी एंड यू मस्ट नोटिस दिस, सनलाइट डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर पे। नदन पे नहीं आ रहा है ऐसा कुछ नहीं, नदन पे कम आता है। इसलिए तो फिर ठंड में दिन छोटे होते हैं ना, बोलते हैं ना ठंड में दिन छोटे हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज सनलाइट इज नॉट डायरेक्टली रीचिंग नदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे यहाँ पे विंटर का टाइम होता है, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास का टाइम, एग्जैक्टली दिस टाइम। तो हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर है ना हम लोग। तो फॉर अस इट इज विंटर, बट फॉर सदर्न हेमिस्फीयर इट इज समर्स, समर्स। एंड जब ये रिवॉल्व होगा, ऑफ कोर्स अर्थ इज रिवॉल्विंग, तो जब इधर आ जाएगा, मतलब मोर और लेस मार्च अप्रैल मई जून, मार्च से लेके मई तक का पीरियड है ये। इट इज फेसिंग, इट इज नियर अर्थ इज एट इट्स नियर इट्स पेरिहेलियन पॉइंट। पेरिहेलियन मतलब नियरेस्ट पॉइंट। तो कौन सा हेमिस्फीयर डायरेक्टली अर्थ को फेस करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे यहाँ पे वो टाइम होता है समर्स का टाइम, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? विंटर्स, बराबर। तो अगर कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करो तो ये याद रखना, व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं गया था अप्रैल में। यहाँ तो बहुत कड़क की गर्मी थी, तो आई जस्ट वेंट लाइक ओके चलो एक टी शर्ट पहन के चले गए सदर्न में, से समझ में आया इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि ये सब ध्यान में नहीं था ना, तो यहाँ होना चाहिए। तो एनीवेज बिकॉज ऑफ दिस यू हैव सीजन्स, और सीजन्स है तो रिमेम्बर, सीजन्स है तो सब लाइफ साइकिल मेंटेन्ड है। अगर डायरेक्टली फेसिंग टू द सन नहीं होता तो इवापोरेशन नहीं होता, इवापोरेशन नहीं होता तो वाटर वेपर ऊपर नहीं जाते, ऊपर नहीं जाते तो कंडेंस नहीं होते, कंडेंस नहीं होते तो क्लाउड नहीं बनते, क्लाउड नहीं बनते तो मानसून कभी नहीं आता। तो सीजन्स आर बेसिकली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, नंबर 1 इज द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट एंड नंबर 2 इज द टिल्ट, दोनों का कंट्रीब्यूशन है उसमें। कमिंग बैक हियर, तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी planet revolve around the sun in elliptical orbit with sun at one of the foci। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स को नोट किया है, तो मैं लिख दूंगा व्हाट इज व्हाट। तो एस क्या है? एस क्या है? फोकल पॉइंट है। एस डैश क्या है? फोकल पॉइंट है। एस एंड एस डैश आर फोकाई, with
विथ सन एट एस। पी क्या है? नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट along its path, मतलब along its orbit of the planet along its orbit। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन, नोन एज पेरीहेलियन। एंड ए पॉइंट क्या था? ए पॉइंट क्या था? ए था फारदेस्ट, तो ए है फारदेस्ट पॉइंट। ए पॉइंट इज farthest point, farthest point of the planet along its orbit is known as aphelion। क्या बोलते हैं इसको? aphelion। अब ये हेलियन का मतलब सिर्फ यहाँ पे होता है सन, हीलियोस मतलब सन, तो अभी ग्रीक मैथोलॉजी में भी इसको बोलते हैं ना, पता होगा आपको। हाँ, हीलियोस गॉड, गॉड सन गॉड हीलियोस, तो दिस इज नोन एज सन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोग, हम यहाँ पे किसका स्टडी कर रहे हैं? प्लैनेट्स के मोशन का अराउंड सन। आगे जाके आपको आएगा स्टडी ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट। और सैटेलाइट में दो टाइप आते हैं, एक है नेचुरल सैटेलाइट, एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे मून इज आर नेचुरल सैटेलाइट, और आर्टिफिशियल तो हम लोग आर्टिफिशियली ऑर्बिट में सेट करते हैं। और उस आर्टिफिशियल में भी दो टाइप आते हैं, एक होता है पोलार, एक होता है इक्वेटोरियल। पोलार का यूज अलग है, इक्वेटोरियल का यूज अलग है, हम डिटेल तो बात करेंगे ही, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पोलार सैटेलाइट्स नॉर्मली दे आर यूज्ड फॉर जीपीएस पर्पसेस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लोकेशन, जैसे आप बोलते हो लोकेशन शेयर करो, तो लोकेशन किससे वर्क करता है? जीपीएस से। देन ऑल्सो फॉर स्पाइंग, स्पाई करने के लिए। परमाणु मूवी देखा होगा अगर, तो उसमें जो यूएस का सैटेलाइट जो हमको स्पाई करता रहता है, तो वो स्पाइंग होता है, वो 70 मिनट्स में अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करता है, मोर और लेस 70 to 80 मिनट्स। तो दिन भर में 20 बार चक्कर लगा देता है वो, क्योंकि दिन भर में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट मतलब एक आवर बनता है। अगर 70 से 80 मिनट का उसका ऑर्बिटल पीरियड है, मतलब एक राउंड कंप्लीट करके आने में 70 से 80 मिनट लगते हैं, तो दिन भर में 20 चक्कर के आसपास लगाता है वो। तो दैट इज वाई, अगर आपने मूवी देखा होगा तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू सी सम साइंटिफिक मूवी, थोड़ा सा तो साइंस उसमें है ही, तो यू शुड ऑल्सो नोटिस कि वो बार बार ऐसा आपने ट्रैक मिटा क्यों रहे थे, गाड़ी लेके जाते थे फिर ट्रैक मिटाते थे, क्यों? क्योंकि उनको पता था एग्जैक्टली कि वापस सैटेलाइट के रेंज में हम लोग कब आने वाले हैं। तो दे यूज्ड टू डू दिस कैलकुलेशन, उनके पास उतना ही लिमिटेड टाइम था कि उसमें उन्होंने हाफ आवर में या 45 मिनट्स में इतना काम कर लेना है। तो रिमेम्बर, अब बात ऐसी है कि हम जब सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहा हूं मैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो टाइप के हैं, एक है पोलार और एक है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल सैटेलाइट नॉर्मली जियो सिंक्रोनस होता है। जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज विद अर्थ रोटेशन, मतलब जितना टाइम अर्थ का एक रोटेशन को लगता है उतना ही टाइम उस सैटेलाइट के एक रिवोल्यूशन को लगता है। मतलब वो सैटेलाइट आपको क्या दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा। थोड़ा सा इमेजिन करो, जियो सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज विद अर्थ रोटेशन पीरियड, 24 घंटे है अर्थ का रोटेशन पीरियड, तो वो सैटेलाइट का रिवोल्यूशन पीरियड हम लोग 24 आवर्स सेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इट शुड अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ। ऐसा क्यों? इमेजिन, इमेजिन हमारे पास एक सैटेलाइट था, सपोज यहाँ पे सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट क्यों यूज होता है? दे आर यूज्ड बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो आपको टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए लगता है ये मोबाइल फोन्स कैसे ऑपरेट होंगे, आप यहाँ से डायल करोगे, सिग्नल ट्रांसमिट होगा, कहाँ जाएगा? सैटेलाइट के पास। वो क्या करेगा? सिग्नल कैच करेगा, कहाँ भेजेगा? रिसीवर एंड पे। तुमने सिग्नल भेजा, तुमने सिग्नल भेजा यहाँ से, और सैटेलाइट घूम के अर्थ के दूसरे साइड पे है, तो जाएगा कैसे सिग्नल घूम के? ऐसा जाता है क्या? कर्व की जाता है क्या? लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। तो दैट इज वाई हम करते क्या है, फिर हम इस सैटेलाइट को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट से ये हमेशा कांस्टेंट फिक्स दिखेगा, तुमको रेस्ट पे दिखेगा। अर्थ रोटेट हुआ, ये भी रोटेट हुआ, अर्थ रोटेट हुआ तो हम भी तो अर्थ के रोटेशन के साथ आगे गए ना, फिर अर्थ रोटेट हुआ, ये भी रोटेट हुआ, तो दिस आर कॉल्ड एज जियोसिंक्रोनस। एनीवेज डिटेल हम बाद में बात करेंगे, हमको फिलहाल केप्लर्स के लॉस की बात करनी है, लेकिन जस्ट टू नो, हम सैटेलाइट जब
ऑर्बिट में सेट करते हैं तो समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू सेट द ऑर्बिट एज एलिप्टिकल नॉट सर्कुलर। तो इस केस में भी एक पॉइंट आ गया नियरेस्ट, एक पॉइंट आ गया फारदेस्ट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब आप लॉन्च करोगे तो मे बी यू वांट टू हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट, मे बी एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ये पेरीहेलियन तो नहीं बोल सकते क्योंकि हेलियन मतलब अराउंड सन, ये अराउंड अर्थ है। व्हाट इज अर्थ? जियो, जियोग्राफी पढ़ते हो ना? हाँ, तो इसको बोलेंगे पेरिजी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एपोजी, पेरिजी एंड एपोजी। और एपोजी नाम का एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे भी है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एनीवेज, देन कमिंग टू द पॉइंट अगेन, ये ए फारदेस्ट अवे पॉइंट है ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, उसको बोलेंगे एपहेलियन। पी ये नियरेस्ट पॉइंट है, उसको बोलेंगे पेरीहेलियन। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन एपहेलियन एंड पेरीहेलियन, द डिस्टेंस बिटवीन एपहेलियन एंड पेरीहेलियन, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्यों? क्योंकि सर्कल के केस में कोई भी एक्सिस सेम साइज का होता है। इफ यू टेक द केस ऑफ सर्कल, फॉर एग्जांपल दिस इज सर्कल, इमेजिन दिस इज सर्कल नाउ। तो यहाँ पे ये एक्सिस लूंगा या फिर ये एक्सिस लूंगा तो क्या है? सेम साइज है। तो वहां पे कोई मेजर, कोई माइनर है क्या? नहीं है, दे आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ। बट यहाँ पे इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, द डिस्टेंस बिटवीन पेरीहेलियन एंड एपहेलियन इज नोन एज मेजर एक्सिस। क्योंकि ये एक्सिस क्या है? ये बड़ा एक्सिस है, तो क्या बोलेंगे इसको? मेजर एक्सिस। फिर ऐसा एक छोटा एक्सिस भी है, इसको क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। तो इसको मैं नाम दे दूंगा m, इसको बोल दूंगा मैं n। और ये जो सेमी मेजर और सेमी माइनर जहां, सॉरी मेजर और माइनर जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोल दूंगा मैं o। तो ये जो PA है ये कौन है? PA क्या है? मेजर एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? मेजर एक्सिस है। और MN क्या है? माइनर एक्सिस है। MN क्या है? माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस का आधा दैट इज सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का आधा दैट इज सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे ये a है और ये भी a है, a प्लस a 2a। तो व्हाट इज मेजर एक्सिस? 2a। मेजर एक्सिस इज 2a, राइट। तो फिर P से लेके O तक ये सेमी का क्या है? मेजर का क्या है? हाफ है ना। P to A इज मेजर, P to O इज हाफ ऑफ मेजर। तो क्या बोलोगे? सेमी मेजर एक्सिस। और ये सेमी मेजर एक्सिस हमारे बहुत काम की चीज है, हमको बहुत काम में आएगा। तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है फिर? a, तो यू डिनोटेड बाय a। सिमिलरली m से n क्या है? ये माइनर एक्सिस। m से o क्या है फिर? सेमी माइनर। एक काम करता हूं मैं, ये जो सेमी माइनर है ना, इसको डिनोट करता हूं मैं b से। तो व्हाट इज b प्लस b? 2b। तो व्हाट इज माइनर एक्सिस का लेंथ? 2b। तो व्हाट इज सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ? 3। तो m to o is nothing but semi minor axis, right? So this is all you need to know about first law. So Kepler's first law of orbit. Every planet revolves around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. The nearest point of the planet during its trajectory, during its path, during its orbit is known as perihelion, and the farthest point is known as aphelion. Distance between perihelion and aphelion is known as major axis. Half of major axis is known as semi major axis. MN was minor axis. Half of minor axis was semi minor axis. Then Kepler's second law. Kepler's second law of planetary motion. इसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। और रिमेंबर द ओरिजिनल फॉर्म, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मैंने जैसे बताया ये केपलर्स के लॉ विदाउट प्रूफ है, दे आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, डन। लेकिन जैसे जैसे मैथ्स डेवलप हुआ वैसे वैसे वी कुड वेरीफाई सम ऑफ दिस। उसमें से ये एक था जो हम वेरीफाई कर सकते हैं मैथमेटिकली। एक्चुअली अभी तीनों ही हो सकते हैं, बट वी विल नॉट डू दैट, वी विल जस्ट वेरीफाई दिस वन मैथमेटिकली। अब ये केपलर्स सेकंड लॉ क्या है और उसको लॉ ऑफ एरिया क्यों बोलते हैं, उसको समझने के लिए वापस से यू विल हैव टू टेक द रेफरेंस ऑफ ऑर्बिट।
तो सबसे पहले आपको वापस से यहाँ पे ऑर्बिट शो करने की जरूरत पड़ेगी, यू विल हैव टू शो ऑर्बिट। देन अब इसमें से जो हमारे काम का नहीं है वो मैं स्ट्रेट अवे हटा दूंगा। हमको फिलहाल ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड दिस ऑल्सो, वी डू नॉट नीड दिस ऑल्सो, वी डू नॉट नीड दिस ऑल्सो। फॉर द टाइम बिंग हमको सिर्फ चाहिए ऑर्बिट, हमको सिर्फ ऑर्बिट का शेप की जरूरत है और सन का लोकेशन और प्लैनेट का लोकेशन। तो अगर अगर मैं ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहीं से तो मेजरमेंट करोगे ना तुम, तो ओरिजिन कहीं तो सेट करना पड़ता है। और एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यू शुड नो कि हम जब बोलते हैं नियरेस्ट स्टार इज दिस मेनी किलोमीटर्स या फिर लाइट ईयर 4.29 लाइट ईयर, कहाँ से मेजर किया? अर्थ से किया, मून से किया, मार्स से किया, कहाँ से किया? हाँ, कहाँ से मेजर किया? सोलर सिस्टम का सेंटर हम नॉर्मली सन को लेते हैं, तो हम वो विद रिस्पेक्ट टू सन मेजर करते हैं नॉर्मली। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तुम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो, जहां से भी मेजर करते हो उसको क्या बोलते हो? ओरिजिन। तो अब यहाँ पे कौन किसके अबाउट रिवॉल्व हो रहा है? प्लैनेट किसके अबाउट? तो एक काम करेंगे, हम हम सन से प्लैनेट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। इस वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हैं? स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ये आर वेक्टर हो गया। अब इमेजिन जब हमने प्लैनेट को का पोजीशन देखा तब वो ए पे था, और डेफिनेटली इट इज रिवॉल्विंग। तो ये रिवॉल्व हो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इसने अपना पोजीशन चेंज किया होगा। लेट अस से ये आ गया न्यू पोजीशन पे ए डैश पे। तो जब प्लैनेट ने अपना पोजीशन ए से ए डैश पे आया, वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बोलने के पीछे एक रीजन है जो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर था, इसको आप बोल सकते हो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। इसको आप बोल सकते हो इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट। इसको आप बोल सकते हो रेडियस वेक्टर ऑफ प्लैनेट, इसको रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। तो तीन नाम है इसके, एक तो बोलोगे लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, या फिर बोलोगे पोजीशन वेक्टर, या फिर बोलोगे रेडियस वेक्टर। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट कवर्स, कवर को बोलते हैं स्वीप करना। झाड़ू लगाते हो, झाड़ू, झाड़ू लगाने को क्या बोलते हो? स्वीप। तो जब प्लैनेट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया तो उसने एरिया स्वीप किया, इट इज कवरिंग सम एरिया। कौन? द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट। द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स मतलब कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा हमको और सोचना पड़ेगा कि ये लॉ बोला क्यों गया। व्हाई, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ सेइंग दिस लॉ? ऐसा क्यों बोला कि द लाइन इज ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम? क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है। अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर होता, अगर ये सर्कुलर होता, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता तो सन कहाँ होता? सेंटर पे होता। प्लैनेट कहाँ होता? ऑर्बिट में होता। और प्लैनेट कहीं पे भी होता ऑर्बिट में, तो उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सन क्या है? फिक्स है। So in case of circular orbit, the distance between planet and sun is fixed, which means gravitational force is constant, which means speed is constant, which means it is uniform circular motion. Q. What is the force between two masses? G m1 m2 by r square. So of course you understand कि mass of sun तो change होने नहीं वाला है, mass of earth भी same ही है, distance भी same ही है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, मासेस इन्वॉल्व सेम है, तो ये प्लैनेट कहाँ पे भी हो ऑन इट्स ऑर्बिट, यहाँ हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, तो उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज रिमेंबर फोर्स इज जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कैपिटल एम कांस्टेंट, जी तो वैसे भी कांस्टेंट, स्मॉल एम कांस्टेंट, डिस्टेंस भी कांस्टेंट, तो फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट। मतलब ये मोशन बन जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो
अगर कोई भी प्लैनेट P से P डैश पोजीशन पे गया, सपोज 3 महीने में, तो ये एक एरिया कवर कर लिया, इसने स्वीप कर लिया A1। और इमेजिन फिर अगले 3 महीने में, इन द नेक्स्ट 3 months, it is at new position P double dash, it again sweeps some area A2। what do you expect? Are these two areas equal? yes। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये है कि एंगल क्या कवर हो रहा है? इक्वल हो रहा है। जितना एंगल यहाँ था उतना ही एंगल यहाँ पे भी है। तो एरियाज कवर्ड बाय प्लैनेट, they are equal in equal intervals of time provided orbit is circular। क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? स्पीड सेम होता है। लेकिन ऑर्बिट सर्कुलर है क्या? नहीं है, नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि ये जब प्लैनेट जब रिवॉल्व होगा, तो जैसे ही प्लैनेट पेरीहेलियन के पास में आया, तो डिस्टेंस क्या हो गया? कम। और ये 1/r² फॉर्म है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। डिस्टेंस कम होना तो फोर्स बढ़ना, तो फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ गया तो फिर स्पीड बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही प्लैनेट एप हेलियन की तरफ जाता है, तो स्लो 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 हो जाता है। इट बिकम स्लोअर स्लोअर स्लोअर, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड। देन इट स्टार्ट्स moving towards the sun, and then speed increases and very rapid here, and then becomes slow 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 again rapid। this is how it happens। तो इसका मतलब ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या? हाँ, नहीं है। वेरी गुड। तो अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है फिर कि सपोज ए से ए डैश, इट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल। मान लो 15 दिन, 1 महीना आपके ऊपर है। तो जब प्लैनेट ए पे था, वो डेल्टा टी टाइम के बाद कहाँ पे आ गया? ए डैश पे आ गया। तो उसने कुछ एरिया स्वीप कर लिया। मैं इस एरिया को शेडेड रीजन से बता देता हूँ। तो इमेजिन ये उसने एरिया स्वीप कर लिया। दिस इज द एरिया स्वेप्ट, swept by the line joining, swept by the line joining sun and planet। so this shaded region is the area, let us say A1। it is the area swept by the planet, by the line joining planet and sun। इसको मैं मान लेता हूं A1, सम एरिया A1। और ये एरिया मैंने लिया है, प्लैनेट कहाँ पे था तब? एप हेलियन के पास में था। तो एप हेलियन के पास में उसका स्पीड कम था कि ज्यादा था? कम था। तो इमेजिन ये जो एरिया स्वेप्ट हुआ है, इसको मैं बोल देता हूं A1। अब लेट अस टेक वन मोर पॉइंट नियर पेरीहेलियन। इमेजिन प्लैनेट यहाँ था B पॉइंट पे, और 1 महीने के बाद, क्योंकि ये पीरियड कितना लिया आपने? 1 मंथ। तो ये भी कितना लोगे? 1 मंथ। तो क्योंकि क्या होना चाहिए? पीरियड शुड बी सेम, इट शुड बी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब प्लैनेट बी पोजीशन पे था, वो 1 मंथ के बाद कहाँ आ गया? बी डैश पे आ गया। इसने वापस से क्या किया? एरिया को स्वीप किया। क्या किया इसने? एरिया को स्वीप किया। तो इट हैज स्वेप्ट सम एरिया, इट हैज स्वेप्ट दिस मच ऑफ एरिया। ये इसने एरिया स्वेप्ट कर लिया। इस एरिया को मैं बोल दूंगा A2। क्या बोल दूंगा मैं? A2। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये A1 और A2 इक्वल है या नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन, whether these two areas are equal or not। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, these two areas are equal। लेकिन प्रूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो फिर हम बोल भी देते, since the motion is uniform और the speed is constant। मतलब हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एरिया स्वेप्ट विल बी सेम। इफ द टाइम इंटरवल इज सेम, एरिया स्वेप्ट इज सेम। एरिया कौन स्वीप कर रहा है? रेडियस वेक्टर। कौन स्वीप कर रहा है? पोजीशन वेक्टर। कौन स्वीप कर रहा है? लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। तो द लाइन ज्वाइनिंग, ये स्टेटमेंट है इसका, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, the planet and the sun sweeps, मतलब covers, sweeps equal areas in equal intervals of time।
in equal intervals of time. मैं बाकी सब फिर यहाँ लिखूंगा नहीं, आई विल जस्ट राइट डाउन व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो आगे आपको बताना पड़ेगा, since this motion is not circular, which means that planet moves along the orbit at different distances from sun. It is sometime at the nearest point, which is called as perihelion. Sometimes it is at farthest point, which is called as aphelion. So when it is near perihelion, it is moving with higher speeds. When it is near aphelion, it is moving with slower speeds, right? So then हमको अगर चेक करना है वेदर द एरिया स्वेप्ट आर इक्वल और नॉट, तो हमको मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे अब. और मैथ्स में टू बी वेरी प्रिसाइज वेक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर है क्या वेक्टर? यस. देन इफ यू रिमेंबर व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ एरिया? L⁻², L2. तो मुझे दो वेक्टर को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं और दोनों वेक्टर अगर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों वेक्टर अगर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो मुझे डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस मिल जाएगा. मतलब क्या मिल जाएगा? L⁻². मतलब पहली बात तो फिक्स हो गई कि हम लोगों को यहाँ पे दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? एरिया. और वो दो क्वांटिटीज कौन से होने चाहिए? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. देन अगर हमने टाइम इंटरवल स्मॉल लिया है, तो ये जो आर्क है A इट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. बराबर है ना? स्मॉल टाइम इंटरवल में आर्क क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. तो मैंने क्या बोला? वी आर टेकिंग स्मॉल टाइम इंटरवल. तो इन स्मॉल टाइम इंटरवल दिस आर्क इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा है. तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, सपोज v इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट व्हेन इट इज एट पॉइंट A. तो वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट व्हेन इट इज एट पॉइंट A इज v, और वेलोसिटी बात वो क्या है? v बार है. लेकिन r बार क्या है? डिस्टेंस है, L⁻1 है. v बार क्या है? वेलोसिटी है, L⁻1 अपॉन T⁻1. मैंने क्या बोला कि अगर आपको एरिया चाहिए तो क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए. तो यहाँ पे तो एक वेक्टर में r है, दूसरे में v है, तो दोनों वेक्टर्स के डायमेंशन सेम है क्या? नहीं है. तो मुझे अगर इसको डिस्टेंस बनाना है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस. डेल्टा टी क्यों लिखा? क्योंकि A से A' जाने में कितना टाइम लगा था? डेल्टा टी. व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम? डिस्टेंस. बराबर. तो अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए क्या? एक आ गया r बार, एक आ गया v बार डेल्टा टी. v बार डेल्टा टी इज व्हाट? v बार डेल्टा टी इज व्हाट? डिस्टेंस. तो हमारे पास दो वेक्टर है क्या? यस. अब दो वेक्टर है, तो फिर अभी आपको वेक्टर के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए. तो डू यू रिमेंबर? यू मस्ट रिमेंबर. वैसे पता तो होना ही चाहिए. अब सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है, a बार b बार जो बोलोगे वो, और दूसरा एक वेक्टर है, और अगर ये दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो दे फॉर्म एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. फिर अगर आपको याद होगा, इफ दे फॉर्म एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और मुझे अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था क्या हमने? क्रॉस प्रोडक्ट का अल्टरनेट नेम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट. तो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगा, लास्ट प्रॉपर्टी था वो कि जब आप दो एडजेसेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो और उसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो, तो ये मिलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. कंडीशन नंबर 1, these two vectors should start from the same point. Condition number 2, these two vectors should have same dimensions. एरिया फाइंड करना है तो a बार और b बार both should have dimensions of length. तब जाके लेंथ इंटू लेंथ विल बिकम लेंथ का स्क्वायर. बराबर. और अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो मुझे डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम इज नथिंग बट 2 इक्वल ट्राइंगल्स. अब इसका हमारे केपलर्स सेकेंड लॉ के साथ क्या रिलेशन आया? तो याद रखना, a बार क्रॉस b बार क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है. फिर अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा?
हाफ करूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो एरियाज है, एक है A1 एक है A2। मैं फिलहाल A1 पे फोकस करूंगा, A2 फिलहाल हम बात नहीं करेंगे फॉर सम रीजन, मैं बताता हूँ क्यों। तो जब प्लैनेट ए पे था तो उसका सन से एस से ए पॉइंट तक का जो वेक्टर है उसको हमने बोला है आर बार। डेल्टा टी टाइम में ये प्लैनेट ए से आ गया ए डैश पे, ये ए डैश पॉइंट है। उतने टाइम में इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वी बार डेल्टा टी, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये डिस्टेंस कैसे बनाया आपने, वी बार डेल्टा टी। दो कंडीशन थे, अगर आपको ए बार क्रॉस बी बार का मॉड लेके अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो दो कंडीशन थे। कंडीशन नंबर 1 था कि दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट वेक्टर्स। कंडीशन नंबर 2 ये था कि दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आर मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो गई कि दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुई क्या, नहीं। बट वेट, हमने और एक चीज देखी थी। हमने ये देखा था कि वेक्टर्स को आप जहां चाहो वहां रख सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो। तो इसी वेक्टर को उठा के यहाँ रख देता हो तो क्या फर्क पड़ता है, नथिंग। तो मैंने क्या किया, ये जो वी बार डेल्टा टी था इसको शिफ्ट करके कहाँ लाया, एस पे लाया। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। ओके, मोर और लेस समझ लेना, अभी करेक्ट है ऐसा इमेजिन कर लो, दिस इज करेक्ट। इट नीड्स वेरी प्रिसाइज बट ठीक है, ओके गुड, गुड इनफ। अब ये अगर वी बार डेल्टा टी है तो सामने वाला कौन है, वी बार डेल्टा टी है, तो इट इज ऑल्सो वी बार डेल्टा टी। तो कंडीशन नंबर 1 क्या था, बोथ द वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम, हो गया क्या सेटिस्फाई, यस। तो फिर अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो मुझे अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो क्या करेंगे, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट वेक्टर्स, आर बार क्रॉस वी बार डेल्टा टी का मॉड, है ना, ए बार क्रॉस बी बार का मॉड। तो मैंने क्या किया फिर, आर बार क्रॉस बी बार डेल्टा टी का मॉड। ज्यादा क्लियर, राइट। लेकिन रिमेंबर, प्लैनेट ए से कहाँ गया था, ए डैश। कहाँ से कहाँ गया था, ए से ए डैश। तो उसने पैरेललोग्राम कवर किया कि ट्राइंगल कवर किया, ट्राइंगल। तो मुझे क्या चाहिए, हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल हमने लिया है वो भी देख लो, हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है पता है, एस ए ए डैश, एस ए ए डैश। तो अब ये जो ऊपर मैंने डायग्राम ड्रॉ की ये हमारे काम के नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। तो आई टोल्ड यू, इतना बेसिक पढ़ाने के पीछे रीजन होता है। तो आई वॉज टेलिंग यू दिस वेरी इन डिटेल, वेरी मच इन डिटेल, क्यों, तो लगने वाला है हमको। क्या किया हमने, हमने वेक्टर्स का यूज करके ये एरिया फाइंड कर लिया, A1, दिस इज A1। A2 की बात हम करेंगे नहीं करेंगे, उसका रीजन है, बताता हूँ मैं बाद में। अब इसके बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट का और एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार, और एक स्केलर है। उस स्केलर को तुम यहां लिखो, या उस स्केलर को तुम यहां लिखो, या उस स्केलर को तुम यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। If you have scalar, you can associate that scalar with the first vector. You can associate that scalar with the second vector, or you can write down directly that scalar outside the bracket. तो अभी जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं, लास्ट बेंच, यू विल टेल मी, हमारे इस इक्वेशन में स्केलर कौन है। नो वन विल हेल्प हर आउट। कौन स्केलर है, ये जो मैंने लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉड ऑफ आर बार क्रॉस वी बार डेल्टा टी,
कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, जिसको पूछा है वही आंसर देगा। विच वन इज स्केलर? डेल्टा टी। कैसे? डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे डायरेक्शन लिख देता हूँ तो वेक्टर है, हो नहीं सकता, टाइम है, टाइम इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम कैन नॉट बी वेक्टर। तो आपने बोलना ये चाहिए था कि वो टाइम है, टाइम कैन नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर है तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, यस। तो ये डेल्टा टी को बाहर निकाल लो, तो डेल्टा टी आ गया बाहर, डेल्टा टी बाई 2। और अगर अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है, विल बाय द वे, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हमको ट्राइंगल चाहिए था, हो गया। और रिमेंबर दिस, अगर टाइम इंटरवल तुम स्मॉल ले रहे हो तो एरिया कवर भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा ए। तो यहाँ पे क्या आ गया? आर बार क्रॉस वी बार। बट इफ यू रिमेंबर मोमेंटम का फॉर्मूला, व्हाट इज मोमेंटम? एम वी बार। तो व्हाट इज वी बार? मोमेंटम बाय एम। Therefore, delta A will be equal to delta T by 2 R bar cross V bar. V bar is P bar by M. What is M? किसका मास? सन का कि प्लैनेट का? एरिया किसने स्वीप किया? रेडियस वेक्टर ने। किस रेडियस वेक्टर ने? रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट। मोशन में कौन था? प्लैनेट। तो मास किसका है? प्लैनेट का है। और मास स्केलर की वेक्टर है। हाँ, तो जैसे आपने डेल्टा टी पे रूल लगाया वैसे इस पे भी लगा दो, इसको भी बाहर लेके आ जाओ। तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन 2m आर बार क्रॉस पी बार। अब मैं सिर्फ इतना करूंगा, जो डेल्टा टी वहां था इसको यहाँ लेके आ जाऊंगा मैं, दैट्स इट। डिनोमिनेटर में लाऊंगा, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज 1 अपॉन 2m मॉड ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। व्हाट इज आर बार क्रॉस पी बार? 2-3 बार बताया है। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर मोमेंटम। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/2m, ये एंगुलर मोमेंटम का मॉड है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब आपको मिल गया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू L/2m। नाउ इफ यू रिमेंबर, जब मोशन लीनियर होता है, लीनियर, चाहे वो कोलिजन हो कोलिजन नहीं हो, लेकिन जब मोशन लीनियर होता है तो कौन सा पैरामीटर हमेशा कॉन्जर्व्ड होता है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। वैसे ही जब मोशन एंगुलर हो, अभी एंगुलर में सर्कुलर भी हो गया, एलिप्टिकल भी हो गया, रोड पे टर्न आया वो पार्ट ऑफ सर्कल है वो भी हो गया। तो एंगुलर मोशन जब होता है ना, तो एंगुलर मोशन में भी ऐसा ही एक क्वांटिटी है जो हमेशा कॉन्जर्व्ड होता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। कॉन्जर्व्ड होना मतलब क्या? सेम होना, मतलब क्या? कांस्टेंट होना। ये एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही कांस्टेंट होता है, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। और प्लैनेट का मास चेंज होगा क्या? ऐसा होगा क्या? प्लैनेट अगर पेरीहेलियन पे है तो मास उसका अलग है, एपहेलियन पे अलग है, ऐसा तो होता नहीं है। मास ऑफ प्लैनेट इज सेम। तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और मास ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, इसका मतलब राइट हैंड साइड पूरा का पूरा काम क्या है? कांस्टेंट है। देयरफॉर L/2m इज कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या हो गया फिर? इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी खुद क्या है फिर? कांस्टेंट। अगर डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि हर बार इक्वल टाइम में एरिया भी इक्वल कवर होगा, क्योंकि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डी ए बाय डी टी इज रेट एट विच एरिया इज स्वेप्ट। क्योंकि डी ए बाई डी टी, जैसे डी एक्स बाई डी टी, व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? वेलोसिटी। अगर मैं बोलता हूँ डी एक्स बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या कॉन्स्टेंट है? वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। वैसे जब मैं बोलता हूँ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कॉन्स्टेंट है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हर बार इक्वल टाइम इंटरवल में एरिया विल बी इक्वल। तो एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मुझे A2 की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ही एरिया फाइंड किया,
उस एक एरिया से मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसा बन गया जिसने हमको बता दिया कि हर बार जब टाइम इंटरवल सेम होगा तब एरिया सेम कवर होगा। तो फिर मैं A2 लू नहीं लू, मैं कोई और एरिया स्वेप्ट लू, हो सकता है मैंने ऐसा किया होता कि ये सी पॉइंट है, 1 महीने के बाद डेल्टा टी टाइम के बाद प्लैनेट कहाँ पे आ गया, सी डैश पे आ गया, उसने एरिया कितना स्वेप्ट कर लिया, A3, वो भी सेम है फिर, क्योंकि जब आपने एक ही एरिया का इक्वेशन यूज करके आपने एक ही एरिया फाइंड किया A1, कैसे फाइंड किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A बार क्रॉस B बार, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R बार क्रॉस V बार डेल्टा T, इसका मॉड लोगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ लूंगा तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया डेल्टा A इक्वल टू डेल्टा T बाई 2 मॉड ऑफ R बार क्रॉस V बार, और V बार की जगह पे क्या लिखा आपने, P बार बाई M। फिर M को क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो डेल्टा A क्या मिल गया आपको, डेल्टा T बाई 2M मॉड ऑफ R बार क्रॉस P बार। डेल्टा T को शिफ्ट कर दिया तो डेल्टा A बाई डेल्टा T इक्वल टू मॉड ऑफ R बार क्रॉस P बार अपॉन 2M। मॉड ऑफ R बार क्रॉस P बार क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, तो डेल्टा A बाई डेल्टा T क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2M, L अपॉन 2M। तो L अपॉन 2M आया था क्या हमारे पास, यस। लेकिन एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम हमेशा हर एक प्लैनेट के लिए, हर एक सैटेलाइट के लिए, किसी भी टाइप के एंगुलर मोशन के लिए ये कांस्टेंट होता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट है। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि जब जब टाइम इंटरवल सेम होगा तब तब एरिया कवर भी सेम होगा, तो हेंस प्रूव्ड। तो दूसरा एरिया लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, एक ही एरिया फाइंड करके हो गया। therefore it shows that area swept or area covered is equal in equal intervals of time, is equal in equal intervals of time। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। तो मैथ्स तो लगने वाला है, मैथ्स को तो तुम छोड़ नहीं सकते हो। अब आ जाते हैं तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ वापस से विदाउट प्रूफ हमको करना है, सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड या फिर लॉ ऑफ पीरियड। ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ planet, of any planet around sun is directly proportional to cube of its semi major axis। the square of time period, the square of time period of any planet around the sun is directly proportional to cube of its semi major axis, of its semi major axis। therefore t square is directly proportional to a cube। हाँ, हमने सेमी मेजर एक्सिस को a से डिनोट किया है, तो a क्यूब, वहां पे r लिखा होगा तो मैं डिनोट कर रहा हूँ r से। तो नोटेशन तो हमारे ऊपर है ना, मैं सेमी मेजर एक्सिस को r बोल दूंगा तो r क्यूब, मैं सेमी मेजर एक्सिस को a बोल दूंगा तो a क्यूब। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब और टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यहाँ तक क्लियर। तो ये तीन लॉज है केपलर्स के, और ये तीनों में से सिर्फ सेकेंड लॉ का हमको डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है, बाकी किसी का एक्सपेक्टेड नहीं है। So let us solve one question on Kepler's laws of planetary motion, to be precise, third law. What would be the average duration of year if the distance between the sun and earth becomes thrice the present distance and twice the present distance? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो केसेस है। What would be the average duration of year, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय प्लैनेट, मतलब हमारे केस में अर्थ, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड सन। सबको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर, मतलब टाइम पीरियड बिटवीन द सन एंड अर्थ इफ द एवरेज डिस्टेंस बिकम्स साइज। तो गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में आपको बोला है R2, आप R1 बोलना तो R1 बोलो, R1 becomes 3 times of original distance and R2 becomes 2 times of the original distance। original distance मतलब ये सेमी मेजर एक्सिस है। आप बोलोगे सेमी मेजर एक्सिस बोला तो नहीं है, तो रिमेंबर ऑर्बिट क्या है, इलिप्टिकल है, सर्कुलर है क्या, नहीं। तो फिर करते क्या है, एप हेलियन और पेरीहेलियन डिस्टेंसेस का एवरेज करते हैं। क्या करते हैं, एप हेलियन और पेरियन का डिस्टेंस क्या करते हैं, एवरेज, उसको मान लेते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो दिस इज एवरेज डिस्टेंस, ये जो आर है दिस इज एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि ये सेमी मेजर एक्सिस है। तो जहां पे मेंशन नहीं किया होता है मतलब ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस है। आपको फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड पहले केस में, और क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड दूसरे केस में। तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल है। इन द फर्स्ट केस टाइम पीरियड 1 इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है न्यू टाइम पीरियड। तो क्या करोगे, T1 अपॉन टी इक्वल टू R1 अपॉन आर का क्यूब, T1 अपॉन टी अपॉन, अरे ध्यान दे दो थोड़ा सा, 2 मिनट का काम है। ओरिजिनली टाइम पीरियड कितना है, टी है, कितना है, टी है। अब जब मैंने डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया तो टाइम पीरियड कितना हो गया, T1। लेकिन टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो फिर अगर मुझे रेशो लेना है तो मैं इसका रेशो लूंगा, तो क्या मिलेगा, T1 अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन आर का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। और जब रेशियो लेते हो तो कांस्टेंट्स क्या हो जाता है, कैंसल आउट। तो हमने कांस्टेंट लिखे क्या, नहीं, तो हमने क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल टू। तो T1 अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू R1, लेकिन R1 की वैल्यू कितनी है, 3R अपॉन आर क्यूब, कैंसल एंड कैंसल। तो T1 अपॉन टी का स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब मतलब 27। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा, 27 का स्क्वायर रूट मतलब 9 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, 3√3। तो व्हाट इज न्यू टाइम पीरियड, 3√3 इंटू टी। अभी का टाइम पीरियड कितना है, 365 दिन, कितना, 365 डेज। डेज में लिखोगे तो 365, ईयर में लिखोगे तो 3√3 ईयर। 3 इंटू 1.732 कितना, 17 कितना होता है, 5.1 के आसपास, तो 5.1 ईयर। मतलब अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया तो एक ईयर हमारा एक नहीं रहेगा, कितना बन जाएगा, 5.1। तो आप बर्थडे भी हर 5 साल में एक बार मनाओगे, ऐसा उसका मतलब होता है। 5 साल तो होगा नहीं, डेज में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट क्या है, T2। तो T2 बाई टी का स्क्वायर कितना आएगा, R2 बाई आर का क्यूब। तो T2 बाई टी स्क्वायर, व्हाट इज R2, 2R अपॉन क्यूब, कैंसल एंड, व्हाट इज क्यूब ऑफ 2, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8, 2√2। तो T2 will be equal to 2√2 times of T, मतलब 2√2 years, मतलब 2 into 1.414 मतलब 2.828। Done. That is all about this question. खत्म।